हेलो बच्चों, आज मैं जो लेक्चर देने जा रहा हूँ ये लेक्चर टोटली एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर होगा। जैसा कि आपको पता है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे जुड़े जितने भी कॉलेज हैं सब में एमसीक्यू पैटर्न पर इस बार भी सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। ठीक, और आपको पता है कि नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है कि 15 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो अगर बहुत लेट होगा तो 20-22 मई तक जाएगा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। ठीक, तो इस वजह से अब हम लोग के पास टाइम काफ़ी कम है। सो आज से हम लोग 4th सेमेस्टर का फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप इन एमसीक्यू लेक्चर को देखें और जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप या तो सेम या तो इस टाइप का एमसीक्यू जरूर पाएंगे। 30 से 35 एमसीक्यू, 40 में से 30 से 35 एमसीक्यू आपको अच्छा खासा मिलेगा जितने भी एमसीक्यू कराए जाएंगे। 3rd सेमेस्टर में टाइम कम होने की वजह से हर एक चैप्टर का एमसीक्यू नहीं दे पाया था, लेकिन इसमें कुछ पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी टाइम टेबल रिलीज नहीं हुआ है, इस वजह से हम लोग के पास पर्याप्त टाइम है। इसमें 8 चैप्टर का एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मैकेनिक्स के 4 चैप्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 चैप्टर। सो आप इन लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और कहीं पे डाउट हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके पूछिए तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो आप प्रिपेयर रहिएगा और जो आपका नोट्स पढ़े होंगे, जो बुक फॉलो किए होंगे, उसको एक बार रिवाइज करके इन एमसीक्यू को देखिएगा तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। बाकी जो मेरे 2nd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका भी एमसीक्यू जल्द से जल्द अपलोड करने का कोशिश किया जाएगा तथा उनका पिछले साल कुछ एमसीक्यू अपलोड कर दिया गया है जिसमें मैथ के भी एमसीक्यू हैं और फिजिक्स के एमसीक्यू हैं, उसको तब तक वो देखें। और भी कुछ नए एमसीक्यू क्या किए जाएंगे, अपलोड किया जाएंगे जल्दी। ठीक, चूँकि टाइम कम है इस वजह से जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसको मैं धीरे धीरे इसके साथ बनाता भी रहूँगा, लेकिन जो मेन फोकस है क्योंकि 60 नंबर का आपका एमसीक्यू होने वाला है तो जो मेन फोकस मेरा है पहले उस पर रहेगा। कुछ कारणवश स्टार्टिंग में लेक्चर नहीं स्टार्ट कर सका थ्योरी वाला, इस वजह से ज़्यादा लेट हो गया। तो अगर उसमें हम ना टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर एमसीक्यू में लेट हो सकता है। ठीक, कोशिश करेंगे कि इसके पैरेलली मैं आपको थ्योरेटिकल लेक्चर भी देता रहूँ। ओके, थैंक यू। आप लेक्चर को देखते रहें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे उस दिन पता चलेगा कि जो हम टाइम दिए थे क्या वो सही दिए थे कि नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप देखेंगे कि आपका टाइम जो आज चैनल पे दे रहे हैं वो सार्थक होता नजर आएगा। जो भी बच्चे 3rd सेमेस्टर में मेरा एमसीक्यू पढ़े होंगे डेफिनेटली उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों, तो देखिए स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ एनपीएन ट्रांजिस्टर बोथ इमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस कामा द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन। ठीक, ये जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं ये हम लोग का जो बायसिंग चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का है उसके फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू है। ठीक, अभी और मैं एमसीक्यू लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके बीच ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को लाया जाए। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। तो इसमें देखिए अगर बनाया जाए, अगर इसको समझा जाए कि कैसे क्या क्या होगा, तो आप 2nd सेमेस्टर में पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई एक ट्रांजिस्टर है, क्रिस्टल फॉर्म में बना रहा हूँ, उसका ट्रांजिस्टर का क्रिस्टल फॉर्म वाला स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। तो ये देखिए मान लेते हैं कोई एक ट्रांजिस्टर है। ठीक, ये क्या आपका इमीटर है, ये क्या आपका बेस है और ये क्या आपका कलेक्टर है। ठीक, ये 3 टर्मिनल होते हैं, आपको पता है। इसको क्या कहते हैं, J1 जंक्शन मान लीजिए कह दें और इसको J2 कहते हैं। मतलब J1 को क्या कहेंगे, या तो इमीटर जंक्शन कहते हैं या तो इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर। और J2 को क्या कहते हैं, या तो कलेक्टर जंक्शन कहिए या कलेक्टर बेस जंक्शन कहिए। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए इनके बायसिंग का 4 कंडीशन हो सकता है। कौन कौन सा, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए J1 जंक्शन, J2 जंक्शन है। ठीक, तो बायसिंग के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस हो, J2 क्या होगा रिवर्स बायस हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जंक्शन J2 जो है आपका फॉरवर्ड बायस हो जाए और जंक्शन J1 भी क्या रहा है आपका फॉरवर्ड बायस ही रहे। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जंक्शन J1 आपका रिवर्स बायस हो जाए, जंक्शन J2 क्या रहा है आपका रिवर्स बायस रहे। और चौथा क्या हो सकता है कि जंक्शन J1 जो है आपका वो रिवर्स बायस रहे और जंक्शन J2 क्या हो जाए आपका
फॉरवर्ड बायस हो जाए। ये 4 कंडीशन हो सकते हैं, 4 पॉसिबल कंडीशन हैं इनके बायसिंग का, जंक्शन J1 और जंक्शन J2 का मतलब 4 कंडीशन है इधर और इधर बैटरी लगाने का। बायसिंग करना मीन्स क्या करना, बैटरी कनेक्ट करना। ठीक, तो देखिए कौन सा कंडीशन कर रहा है, ये NPN ट्रांजिस्टर मान लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि बोथ इमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, मतलब सेकेंड कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ ये पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इस ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट करेगा। तो देखिए जब पहला जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस रहता है, दूसरा रिवर्स बायस में रहता है, तो जो ट्रांजिस्टर होता है एक्टिव रीजन में काम करता है। और जब दोनों जंक्शन आपके क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस रहते हैं, तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम करता है, या आप कह सकते हैं कि ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है या ऑन स्विच की तरह काम करता है। और जब पहला जंक्शन क्या रहता है आपका रिवर्स बायस रहता है और दूसरा भी रिवर्स बायस रहता है, तो इस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर होता है आपका क्या होता है, कट ऑफ रीजन में काम करता है। आप जब डीसी लोड लाइन पढ़े होंगे तो तीनों रीजन को देखे होंगे कि एक्टिव क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है और सैचुरेशन रीजन क्या होता है। ठीक, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा बनेगा। ठीक, और जो चौथा रीजन होता है ये क्या होता है, जो चौथा रीजन होता है रिवर्स बायस और दूसरा जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहे, तो चौथा कंडीशन क्या होता है, इन्वर्टेड रीजन में ट्रांजिस्टर को लेके चला जाता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो दूसरा कंडीशन पूछा है कि इमीटर और कलेक्टर दोनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस हैं, इस वजह से बी वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर वो किस में काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। ठीक, मतलब एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा। अगर जंक्शन J1 आपका रिवर्स बायस रहता और जंक्शन J2 भी रिवर्स बायस रहता, तो ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ रीजन में काम करता। वहाँ पे जो करंट मिलता हम लोग को बस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट मिलता, और उसको क्लोज स्विच की तरह हम कह सकते हैं कि सॉरी ट्रांजिस्टर उसमें क्या काम करता, ओपन स्विच की तरह या ऑफ स्विच की तरह काम करता। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि अ ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट इन कट ऑफ रीजन व्हेन। देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कट ऑफ रीजन में कब काम करेगा। तो अभी बताया गया कट ऑफ रीजन में जब दोनों जंक्शन आपके रिवर्स बायस रहेंगे तभी ट्रांजिस्टर काम करेगा, मतलब एक खुले स्विच की तरह, एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा। उस टाइम पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है, बस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करने वाला। आप पढ़े होंगे ICBO, पढ़े ना, तो ये करंट बस क्या होना है उस टाइम मिलने वाला है। क्लियर, तो ये देखिए क्या होगा, इसका जो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कट ऑफ में जब काम करेगा तो दोनों जंक्शन आपके क्या होने चाहिए, रिवर्स बायस होने चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन करा थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि when the collector junction in transistor is based in reverse direction and the emitter junction in forward bias, the transistor is said to be in the। पहला जंक्शन देखिए क्या कर रहा है, जंक्शन J1 जो कर रहा है आपका वो किस में कर रहा है, जंक्शन J1 मतलब इमीटर जंक्शन किस में कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में कर रहा है। और कलेक्टर जंक्शन जो कहा है वो किस में कहा है, रिवर्स बायस है। J2 किस में कहा है, रिवर्स बायस में कहा है। तो ये क्या है आपका ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ले जाएगा। और तीसरा का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और आप जब सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे एम्पलीफायर तो उसमें यही कंडीशन आप यूज किए होंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर को फेथफुल एम्पलीफिकेशन कराने के लिए एक्टिव रीजन में काम कराना होता है। ठीक, मतलब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर तभी वर्क करेगा जब क्या होगा, एक्टिव रीजन में रहेगा। क्लियर, ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द डीसी लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट। डीसी लोड लाइन ये सब तो आपके एकदम जवान पे होना चाहिए कि डीसी लोड लाइन क्या होगा, कट ऑफ में कब जाएगा, सैचुरेशन क्या जाएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर आप सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तरीके से कहा जाए तो फोर्थ सेमेस्टर आपको रिवाइज करा गया एक चैप्टर ये। तो डीसी लोड लाइन देखिए किस में होता है, VCE और किस में होता है, IC में होता है। मतलब ये ग्राफ होता है कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज वर्सेस कलेक्टर करंट। तो क्या होगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्या होगा, एक ग्राफ होगा IC और VCE में। क्लियर, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल इन ट्रांजिस्टर सर्किट इज क्लिप्ड। क्लिप मीन्स क्या, डिस्टार्टेड हो जाना, कटना। ठीक, कट जाना, ये आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में। इफ क्यू पॉइंट मूव्स, देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप जब क्यू पॉइंट पढ़े होंगे तो समझे होंगे। मान लीजिए ये आपका क्यू पॉइंट है। क्लियर, क्यू पॉइंट बना रहा हूं मैं, रुकिए क्यू पॉइंट को अच्छे से लाइन ड्रा करता हूं।
ये देखिए मैं डीसी लोड लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका लोड लाइन है। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर क्यू पॉइंट आपका कट ऑफ पे चल जाता है तो जो मैं सिग्नल यहाँ अप्लाई करूँगा वो सिग्नल ऐसे आएगा। अब जो कट ऑफ के नीचे का सिग्नल होगा वो पूरा कट जाएगा, ऊपर का बस क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं वोल्टेज ड्रा करना चाहूँ तो देखिए इसमें क्या होगा, कह रहा कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल इन ट्रांजिस्टर सर्किट इज क्लिप्ड। तो इसमें देखिए क्या होगा, आपको पता है कि जब कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग उसमें क्या मिलता है, पहले निगेटिव साइकिल मिलता है, क्योंकि 180 इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज होते हैं। तो इस पॉजिटिव करस्पॉन्डिंग निगेटिव मिल रहा है, मतलब ये जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे घट रहा है। अगर आप मेरा जो लेक्चर अपलोड किया उसको देखे होंगे तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। ठीक, और फिर देखिए जैसे पॉजिटिव आएगा तो ये इसका जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये तो पूरा कट ऑफ रीजन में है, तो ये पूरा रीजन जो होगा क्या क्लिप हो जाएगा, मतलब आउटपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, जो क्यू पॉइंट है वो आपका किस में चला गया है, कट ऑफ में चला गया है। पाँचवें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, पाँचवें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यू पॉइंट किस में चल गया है, कट ऑफ रीजन में चला गया। ओके, तो इसका B1 नंबर ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्यू पॉइंट को हम किस में मान लेंगे कि कट ऑफ रीजन में हमारा क्यू पॉइंट चला गया। क्लियर है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द निगेटिव पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल इन ट्रांजिस्टर सर्किट इज क्लिप्ड इफ क्यू पॉइंट मूव्स। तो निगेटिव पार्ट कब क्लिप होगा, ये भी आप पढ़े होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। अगर मैं ड्रा कर रहा हूँ, मान लीजिए डीसी लोड लाइन है, क्यू पॉइंट अगर सेचुरेशन में चल जाता है तो जो इनपुट सिग्नल का है पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा कट जाता है। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ड्रा करें तो क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल इसका पूरा कट गया तो आउटपुट का क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो क्या होगा, मिलेगा। और निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का आउटपुट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है। क्लियर है। ये चीज़ अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो बताइएगा, एक लेक्चर डाल के इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा कैसे कब जाने पे क्लिप होता है। ठीक, मतलब कट जाता है और एकदम बीच में रहता है तो पूरा का पूरा साइकिल मिलता है। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा और ये क्या होगा आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, मतलब सेचुरेशन में चला जाएगा। ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द क्यू पॉइंट इन वोल्टेज एम्पलीफायर इज सेलेक्टेड इन द मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन बिकॉज इट्स गिव्स बेटर स्टेबिलिटी, इट्स कंज्यूम्स लेस पावर, द सर्किट नीड्स अ स्मॉल डीसी वोल्टेज, इट गिव्स डिस्टॉर्शन फ्री आउटपुट। ये क्या करता है, आपका डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट देता है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का क्लिपिंग नहीं होगा। जब एकदम मिडिल में रहेगा तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा सिग्नल मिलता है। इनपुट में भी पूरा सिग्नल ये क्या होगा, ऑपरेट होगा, आउटपुट में पूरा मिलेगा और इधर भी क्या होता है आपका पूरा करंट भी मिलता है। मतलब ये क्या करेगा, डिस्टॉर्शन लेस आउटपुट देता है, डिस्टॉर्शन फ्री आउटपुट देता है। दिस मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है द बायसिंग सर्किट विच गिव्स बेस्ट स्टेबिलिटी टू द क्यू पॉइंट इज। तो देखिए आप जितने भी बायसिंग पढ़े होंगे आप पाए होंगे कि जो सेल्फ बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग था वो सबसे बेस्ट बायसिंग था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। इसको मैं क्लास में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हूँ, रिलेशन निकलवा के दिखाया हूँ कि आईसी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कैसे ये बढ़ेगा, कैसे माइनॉरिटी बढ़ेगा, कैसे आईसी इफेक्ट करेगा। ठीक, तो इससे आप फैमिलियर हैं। 8 का जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि फॉर बायसिंग ट्रांजिस्टर द टाइप ऑफ वोल्टेज वी नीड इज। बायसिंग ट्रांजिस्टर के बायसिंग के लिए कौन सा वोल्टेज हमको चाहिए, ये तो आप पढ़े हैं, हमेशा जोड़े होंगे प्लस VCC। कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज बायसिंग करना में क्या करना बताएं आपको ना, बैटरी जोड़ना। तो बैटरी कौन सा करंट आपको देगा, बैटरी आपको क्या देगा, DC वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक, हमेशा दिमाग में रखिएगा, बायसिंग करना मतलब बैटरी कनेक्ट करना, और बैटरी क्या होता है, DC होता है। तो कौन सा वोल्टेज होगा आपका, इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए इसको गलती से डी कर दिया, ठीक, मतलब DC वोल्टेज होगा। ठीक, 10वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका मैं फॉर्मूला क्लास में निकलवाया हुआ हूँ। क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कलेक्टर टू बेस ट्रांजिस्टर सर्किट इज। कौन सा होगा, 10वें नंबर का ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आप नोट्स उठा के देखिएगा। ओके,
11th नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द बेस एंड निगेटिव एंड ऑफ सप्लाई इन। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो हाई रेजिस्टेंस हमको कहाँ कनेक्ट करना होगा, ये 4 बायसिंग दिया है। तो देखिए इसमें 11th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आपका जो बी नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। फिक्स बायस के कंडीशन हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा बेस और निगेटिव सप्लाई के बीच। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा होगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रिवाइज करके ही इस लेक्चर को देख रहे होंगे, अपना चैप्टर पूरा रिवाइज करके। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलेक्टर करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज। देखिए एक वर्ड ऑलमोस्ट कहा है, तो इसके वजह ऑलमोस्ट होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। इसमें देखे थे आप लोग, लगभग हम लोग ट्रांजिस्टर पैरामीटर का इंडिपेंडेंट कलेक्टर को इसमें बना दिया गया था, लेकिन तब भी इसमें कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि हमको आर बीटा आर भी क्या करना पड़ा था, उसका वैल्यू एप्रोप्रिएट वैल्यू जो था क्या करना पड़ता था, कुछ बड़ा लेना पड़ता था या कुछ कंडीशन लगाना पड़ता था। उसकी वजह से हम लोग फिर वोल्टेज डिवाइडर पे अप्रोच किए थे। मतलब 12 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कलेक्टर टू बेस बायस ऑलमोस्ट वर्ड यूज करने की वजह से। अगर कहता कि कलेक्टर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर इन, तो हम लोग डी वाले पर टिक कर देते, या डी और सी देखिए दोनों एक ही है, सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस एक ही होता है। ठीक, तो सी और डी दोनों ऑप्शन तब करेक्ट होता है। ओके, 13वां नंबर देखिए, करा कि लोड लाइन इज अ कर्व प्लाटेड बिटवीन। लोड लाइन कर्व होता है, देखिए पीछे आया है, किसके किसके बीच होता है, वीसी और आईसी के बीच होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन विथ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज नोन एज, क्या कहलाता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो इंटरसेक्शन कहलाता है वही क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन जो होता है उसी को तो क्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगा यही तो क्यू पॉइंट होगा आपका। आई बी के किस वैल्यू के लिए कर रहा है, इस पर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे। इसका क्यू पॉइंट का निकलवाया भी गया कि हर एक बायसिंग में क्यू पॉइंट का क्या वैल्यू होगा। ठीक, तो वो पॉइंट क्या होगा, आपका क्यू पॉइंट होगा 14 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑपरेटिंग पॉइंट इज डिफाइंड बाई, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज डिफाइंड बाई। ऑपरेटिंग पॉइंट को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ये देखिए आपका डीसी लोड लाइन है, दिस इज द वोल्ट कलेक्टर एंड इमीटर वोल्टेज एक्सिस, एंड दिस इज योर आईसी कलेक्टर करंट एक्सिस। सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू पॉइंट वी हैव टू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। ओके, सो VC is work as x एक्सिस एंड IC is work as y एक्सिस। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई से लिखेंगे, मैथ के स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर इन दोनों टर्म में VC और IC के टर्म में निकालना हो तो क्या इसको लिखेंगे, VC का वैल्यू पता रहना चाहिए और किसका पता रहना चाहिए, IC का पता रहना चाहिए। क्लास में जो निकलवाया है इसमें मैंने क्यू जोड़ दिया ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये क्यू पॉइंट का वैल्यू है। ठीक, तो इसका क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगर इस तरह का आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में तो फिर इसका मतलब आपने पढ़ाई किया ही नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का रहा है द नी वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए नी वोल्टेज कितना होता है ये पूछ रहा है। तो ये भी आपको लिखवाया गया है। 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, नी वोल्टेज मतलब ये जो कुछ इस तरह हम लोग प्लाट करते हैं, आप देखे होंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो नी वोल्टेज होता है कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। और ये भी याद कर लीजिए अगर जर्मेनियम रहेगा तो कितना रहेगा, 0.5 वोल्ट रहेगा। क्लियर, हाँ ये चीज़ है कि अलग अलग बुक में अलग अलग फॉलो किया, किसी किसी बुक में 0.7 लिया गया है, लेकिन अधिकतर हम 1 वोल्ट ही लेते हैं। क्लियर, और किसी किसी बुक में जर्मेनियम के लिए 0.3 लिया है। ओके, ये सब कुछ क्वेश्चन है जैसे बुक के अकॉर्डिंग डाउटफुल हो जाते हैं, लेकिन आप 1 वोल्ट अगर ऑप्शन है तो 1 वोल्ट लगाइएगा, और जर्मेनियम पूछेगा तो 0.5 वोल्ट लगा के आइएगा। ओके, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द डीसी कलेक्टर करंट वेरीज विद टेम्परेचर ड्यू टू वेरिएशन इन। कह रहा कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जो
डीसी कलेक्टर करंट है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, इसमें से किस पैरामीटर के वजह से। तो देखिए किस पैरामीटर के वजह से वैरी करता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे देखिए आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आई बी, या इस तरह आप देखिए, इस टर्म में देखिए, अगर इसको लिखा जाए रिलेशन तो आई सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बीटा आई लिख सकते हैं। आपने इसको निकाला होगा जब सेकेंड सेमेस्टर आप पढ़े होंगे, तो यहाँ से इसको देखे होंगे आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ देखे होंगे, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, और फिर क्या लिखे होंगे यहाँ पे बीटा प्लस वन आई सी बी ओ, ये लिखे होंगे बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। ठीक, ये फॉर्मूला लिखे होंगे। तो अब देखिए डीसी कलेक्टर करंट है ये। तो अब देखिए टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा हम लोग का, ये करंट बढ़ेगा, माइनॉरिटी करंट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका कलेक्टर डीसी करंट चेंज होगा। दूसरा चीज़, जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा ये भी देखा गया है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो VCE का वैल्यू होता है, सॉरी VBE का जो वैल्यू होता है, बेस एमिटर वोल्टेज, वो कितना होता है 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर 1 डिग्री आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बेस एमिटर वोल्टेज 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज होता है। तो जैसे ही बेस इमीटर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो इनपुट करंट डिक्रीज होगा। इनपुट करंट डिक्रीज होना मतलब क्या, आपका IB डिक्रीज होगा। तो अगर IB भी डिक्रीज होगा तो IC पे फर्क पड़ेगा। ठीक, और देखिए बीटा इक्वल टू क्या होता है, IC अपान IB होता है। तो अगर ये IB डिक्रीज हो रहा है तो बीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बीटा का भी अगर चेंज होगा तो क्या होगा, IC आपका क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका 17 है उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, C जो होगा आपका करेक्ट होगा। 17 का ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब देखिए 18 क्वेश्चन, करा कि द लिंकेज करंट, ये लीकेज करंट होगा, करा कि द लीकेज करंट ICBO इज लार्जर इन एसाइड is larger in silicon transistor than in germanium transistor, depends mainly on emitter base junction bias, increase with temperature, और फिर क्या कर रहा है, नन ऑफ द एबव। ठीक, 18 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 18 क्वेश्चन का क्या होगा, C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्या होगा आपका, जो ICBO होता है ये रिवर्स लीकेज करेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो घटेगा। तो वही लिखा गया इंक्रीज विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा। ओके, तो 18 का C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 19 क्वेश्चन करा कि द इंक्रीज इन कलेक्टर करंट विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में रिजल्ट इन, अगर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है और उसमें कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, तो क्या रिजल्ट हो सकता है। पहला करा क्लिपिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ अप्लाइड सिग्नल, दूसरा करा थर्मल रनवे, तीसरा करा आइदर ऑफ टू, और चौथा करा नन ऑफ द एबव। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो IC के वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, और जब IC का वैल्यू फर्क पड़ेगा IC के वैल्यू पे, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो Q पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट में भी क्या था, IC आ रहा था, पीछे मैं बताया हूँ। तो जब IC इधर इधर खिसकेगा तो Q पॉइंट भी क्या होगा, ऊपर नीचे अप डाउन क्या होगा, बढ़ने घटने के अकॉर्डिंग क्या होगा, IC बढ़ेगा तो Q पॉइंट इधर खिसकेगा, और IC घटेगा तो Q पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, कटा की तरफ आएगा। तो IC आपका क्या हो रहा है, दिया है इसमें कि इंक्रीज कर रहा है, मतलब इधर जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो ऊपर जाएगा तब भी आपका क्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे जाएगा तब भी आपका क्या होगा, क्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सिग्नल में आपका डिस्टॉर्शन आएगा और क्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा जो सिग्नल आप अप्लाइड कर रहे हैं। दूसरा आप पढ़े होंगे कि जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ICBO बढ़ेगा, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका थर्मल रनवे होने लगता है। थर्मल रनवे क्या होता है, इसको मैं नोट्स में लिखवाया हूँ। ठीक, तो मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस आपको स्टार्ट होने लगेगा, जो Q पॉइंट को क्या करेगा,
मिडिल से हटाने की कोशिश करेगा और जैसे ही क्यू पॉइंट मिडिल से हटेगा तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आइदर आप 2 वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर बायसिंग इज, कह रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर ट्रांजिस्टर बायसिंग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ किसके, कलेक्टर, ये देखिए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ किसके, ICBO, ठीक, ICBO। दूसरा क्या होता है, इमीटर करंट, गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, इमीटर करंट, ये भी गलत है। चौथा क्या, रेट ऑफ विथ, ये भी गलत। देखिए एक ये होता है स्टेबिलिटी फैक्टर, दूसरा आपका क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, इसको कॉपी में लिखवाया गया, देखिएगा तीनों फार्मूला। दूसरा IC को किसके रिस्पेक्ट में लिखवा सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE, ये भी होता है स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला। और तीसरा फार्मूला भी मैं लिखवाया हूँ डेल्टा IC अपॉन डेल्टा बीटा, ठीक। तो ये तीनों स्टेबिलिटी फैक्टर को होते हैं। यहाँ देखिए आप CO लिखें ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब कॉमन एमिटर होगा तो ICBO कर देंगे, कॉमन एमिटर होगा तो ICEO कर देंगे, कॉमन बेस होगा तो ICBO कर देंगे, ऐसे आप बदल सकते हैं, ठीक। तो इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। वो ए नंबर क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि कह रहा है कि चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट, ठीक। अगर ये ऑप्शन दिया रहता कि चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, तो ये वाला हम मार देते, इसके अकॉर्डिंग मतलब कर देते, ठीक। तो ये तीनों फार्मूला आप तैयार रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द स्टेबिलिटी फैक्टर इज हाईएस्ट फॉर बेस बायस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ये देखिए आप पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल किस केस में रहता है, डायरेक्ट में इसके ऑप्शन पे आता हूँ। देखिए कह रहा है स्टेबिलिटी फैक्टर इज हाईएस्ट फॉर, किसके लिए हाईएस्ट होता है आपका, बेस बायस के लिए सबसे ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी फैक्टर। और वास्तव में क्या होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी फैक्टर है आइडियली देखा जाए तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जितना कम होगा, यस का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही हमारा एम्पलीफायर स्टेबल होता है। तो इसके वजह से आप देखे थे कि बेस बायस का स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा आ रहा था, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक। होना क्या चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर सबसे कम होना चाहिए एम्पलीफायर को जब बनाया जाता है। वो क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर कम होना चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता था कि ट्रांजिस्टर पैरामीटर को चेंज करने पे कलेक्टर करंट में कितना चेंज आ रहा है। अगर चेंज करने पे कलेक्टर करंट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या आपका सर्किट हाईएस्ट स्टेबल है और स्टेबिलिटी फैक्टर आइडियली 1 मान वहाँ होता है, अगर आइडियली देखा जाए तो। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वुड बी बेटर इफ, ठीक। तो देखिए कह रहा है इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दैट कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वुड बी बेटर इफ। देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा इसका, इनकरेक्ट वर्ड है इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक। उल्टा अगर कहता कि इट वुड बी करेक्ट टू से द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वुड बी बेटर इफ, तो क्या कहा जाता, इट्स स्टेबिलिटी फैक्टर इज लोअर। लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड दे दिया, निगेटिव वर्ड है, इस वजह से क्या होगा आपका हाइयर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वर्ड भी को वहाँ कैच करना आपको एग्जाम में, जल्दी जल्दी पढ़ने चक्कर में बी वाला मत लगा के चले आइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिवाइडर बायस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट, ठीक। तो 23वां का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। वीडियो काफ़ी लंबा और इसलिए मैं डायरेक्ट अब ऑप्शन लगा रहा हूँ। अलाउस द सिलेक्शन ऑफ एनी ऑपरेटिंग पॉइंट, क्या करते हैं हम R1 R2 से बायसिंग प्रोवाइड करते हैं और अपने उसको क्या करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को सेलेक्ट करके डिजायर वैल्यू ऑफ एस को हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए विद डिजायर वैल्यू ऑफ एस हम R1 R2 का यूज करके वहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं और उसके हेल्प से क्या करते हैं वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो वही लिखा है अलाउ द सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट विद डिजायर वैल्यू ऑफ यस की डिजायर वैल्यू के अकॉर्डिंग R1 R2 के हेल्प से ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इस वजह से ये क्या है हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है बायसिंग पोटेंशियल डिवाइडर, या इसी क्या कहते हैं सेल्फ बायस मेथड। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन की इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द कैपेसिटर यूज टू बाईपास द इमिटर रजिस्टर हेल्प्स टू, ये किस लिए यूज करते हैं बाईपास कैपेसिटर, आपको बताए थे गेन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ओके।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल विदाउट चेंज इन इट्स जनरल शेप इज नोन एज फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? 25 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सिग्नल में बिना किसी नुकसान पहुंचाए उसके पावर को, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना ही क्या कहलाता है? आपका फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर यस इज, देखिए बताया ना कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 26 का क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 का रहा कि फिक्स्ड बायस सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है, तो ये भी देखिए आपके कॉपी में लिखवाया गया है। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। ठीक, ओके फ्रेंड, थैंक यू। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो डाउट होता है उसको कमेंट करके पूछिए। अभी हम लोग पास टाइम टेबल आया नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा पूरे 8 चैप्टर के। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कुछ नए MCQ के साथ अगले लेक्चर में।